हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घकालीन कुल लागत वक्र यानी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पकालीन समय में साधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, और उसी के अनुरूप उत्पादन में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें भी प्राप्त होती हैं। परंतु दीर्घकालीन समय ऐसा समय होता है, या कहें कि इतना पर्याप्त समय होता है, जब उत्पत्ति के समस्त साधन परिवर्तनशील साधन बन जाते हैं। यदि हम विभिन्न अल्पकालीन कुल लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाएं तो हमें दीर्घकालीन कुल लागत वक्र प्राप्त होता है। अतः दीर्घकालीन कुल लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन कुल लागत वक्रों का आच्छादन या आवरण वक्र है। एसटीसी वक्र एलटीसी वक्र को नीचे से नहीं काटता, अर्थात एसटीसी वक्र एलटीसी वक्र से नीचे नहीं हो सकता है, एवं एलटीसी वक्र एसटीसी वक्र से ऊपर नहीं हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न शॉर्ट टर्म कोस्ट कर्व के बिंदुओं को मिलाकर के लॉन्ग टर्म टीसी वक्र हमें प्राप्त होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पत्ति की मात्रा से विभाजित करने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। दीर्घकाल में फर्म को संयंत्र के प्रयोग करने में स्वतंत्रता होती है और वस्तु की एक दी हुई मात्रा के उत्पादित करने के लिए ऐसे संयंत्र को प्रयोग करेगी जिससे प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो जाए। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वस्तु की विभिन्न मात्राएं उत्पादित करने के लिए न्यूनतम औसत लागतों को दर्शाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के निम्नतम बिंदुओं को स्पर्श नहीं करता। जब एलएसी घट रही होती है तो यह एसएसी वक्रों के गिरते हुए भागों के बिंदुओं को स्पर्श करता है, जैसा कि आपको ऊपर रेखा चित्र में SAC1 में दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत जब LAC वक्र बढ़ रहा होता है तो यह SAC वक्रों के बढ़ते हुए भागों को स्पर्श करता है। एक बिंदु पर LAC व SAC वक्र के न्यूनतम बिंदु आपस में स्पर्श करते हैं और यही अनुकूलतम उत्पादन स्तर होता है और यही इष्टतम संयंत्र कहलाता है। अतः दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के U आकार का होता है। ये देखिए, इस रेखा चित्र में आपको SAC2 के इस न्यूनतम बिंदु पर यह स्थिति दिखाई दे रही है, जहां पर SAC का न्यूनतम बिंदु और LAC का न्यूनतम बिंदु दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और यही स्थिति अनुकूलतम संयंत्र या अनुकूलतम उत्पादन की स्थिति भी कहलाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि LAC वक्र U आकार का क्यों होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पैमाने के प्रतिफलों पर निर्भर करता है। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होने के कारण LAC वक्र पैमाने के प्रतिफलों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफलों के कारण दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत उत्पादन के बढ़ने पर घटती है और कुछ सीमा के बाद पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण यह बढ़ती है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल आंतरिक बचतों के कारण और पैमाने के घटते प्रतिफल आंतरिक हानियों के कारण प्राप्त होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि आंतरिक बचतों के क्या कारण हैं। नंबर 1, जब फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसके लिए सभी साधनों की अधिक विशिष्ट और कार्यकुशल किस्म का प्रयोग करना संभव हो जाता है। विशेषकर
पूंजी उपकरण उत्पादन की अधिक मात्रा पैदा करने पर प्रायः विशिष्ट किस्म की अधिक उत्पादक मशीनरी उपलब्ध होती है, जिसको बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रति इकाई लागतें घट जाती हैं। नंबर 2, जब उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है और श्रम तथा अन्य साधनों की मात्रा बढ़ जाती है, तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अधिक मात्रा में संभव होता है, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालीन औसत लागतें घट जाती हैं। प्रोफेसर कैल्जर और श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार पैमाने के समस्त बचतें साधनों के अपूर्ण रूप से विभाजन होने के कारण उत्पन्न होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक हानियों के कारण। नंबर 1, एक सीमा के पश्चात संयंत्र में वृद्धि करने से प्रबंध की कठिनाइयों के कारण दीर्घकालीन औसत लागतें बढ़ जाती हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि एक सीमा के पश्चात संयंत्र में वृद्धि करने से प्रबंध की कठिनाइयों के कारण दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ जाती है। नंबर 2, उद्यमकर्ता की स्थिरता एवं अविभाज्यता के कारण एक सीमा के पश्चात अन्य साधनों की मात्राएं बढ़ाने से प्रति इकाई लागतें बढ़ जाती हैं। अब इस रेखा चित्र में आप देखेंगे दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को। LAC यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व विभिन्न SAC वक्रों को घेरे हुए हैं। यदि फर्म में या कहें कि यदि फर्म को दीर्घकाल में वस्तु की OQ1 मात्रा उत्पादित करनी है, तो वह LAC वक्र के बिंदु H पर काम करेगी, जो कि SAC1 से स्पर्श करता है। SAC1 और LAC के बीच स्पर्श बिंदु H के अनुसार अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC1 का बिंदु N है। इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में OQ1 मात्रा को उत्पादित करने की सीमांत लागत AN है। इसलिए बिंदु N उत्पादन की OQ1 मात्रा के अनुसार LAC वक्र का बिंदु निश्चित होता है। एक बार पुनः आप इसे रेखा चित्र में देख सकते हैं। रेखा चित्र में N बिंदु और H बिंदु, ये दोनों बिंदु आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। OQ2 उत्पादन पर LAC इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू SMC, यानी OQ2 उत्पत्ति के स्तर पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसी प्रकार Q3 उत्पादन स्तर पर LMC निर्धारित करती हैं। N, J और M को परस्पर मिलाने पर हमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC प्राप्त होता है। और इस रेखा चित्र में जो J बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यह J बिंदु अनुकूलतम संयंत्र या कहें कि अधिकतम या अनुकूलतम उत्पत्ति की मात्रा को प्रदर्शित करता है। थैंक यू।